सुप्रभात। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रीतिकाल का जो इतिहास है उसको लगातार रूप में हम पढ़ रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिकाल के जो हमारा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जो हमारी बुक दी हुई है, किताब दी हुई है, उसमें जो प्रमुख कवि हैं उनके रचनाओं के परिचय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे पाठ्यक्रम के आधार पर। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके आधार पर हम कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे। अब कौन सी धारा, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि रीतिकाल के कवियों के 3 वर्ग थे: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध परंपरा में वे कवि थे जिन्होंने परंपरा में बंधकर काव्य लेखन किया, संस्कृत की काव्य आचार्य परंपरा का निर्वाह किया। इसके अंतर्गत आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सी काव्य धारा का कर रहे हैं? रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा में सम्मिलित वे कवि जिनको हमें पाठ्यक्रम में पढ़ना है, उन कवियों के बारे में हम आज अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज हम आरंभ करते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं केशवदास। हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमें जो कवि दिए हुए हैं उनका नाम है केशवदास। केशवदास जी कौन थे? केशवदास जी को कुछ विद्वान भक्ति काल से जोड़ते हैं, कुछ विद्वान रीतिकाल से जोड़ते हैं। रीतिकाल और भक्ति काल के संधि स्थल के कवि भी कुछ विद्वान इनको मानते हैं। संधि स्थल मतलब बिल्कुल बीच का कवि। केशवदास जी जो थे, इनको डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है कि भाई रीति परंपरा का जो आरंभ होता है वो केशवदास की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। कैसे कवि हैं? अलंकारवादी कवि हैं। अलंकारों को ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है। अलंकार जो संप्रदाय है उससे दंडी, भामे आदि की परंपरा का ये निर्वाह करते हैं। तो इसलिए इनको कैसा कवि माना गया है? अलंकारवादी कवि माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अब देखिए, जो केशवदास है कैसे कवि हैं? अलंकारवादी कवि हैं। किस संप्रदाय से जुड़े रहे हैं? अलंकार संप्रदाय से जुड़े रहे हैं। भामे, दंडी आदि की जो परंपरा है उसका ये लगातार निर्वाह करते हुए प्रतीत होते हैं। अब इनके देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचना के बारे में हम देखें। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं वो है सबसे पहले रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब रचनाओं के आधार पर देखें तो केशवदास जी जो है उन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया जो लिखी हैं, इनमें रीति परंपरा का स्पष्ट निर्वाह देखने को मिलता है। क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें रीतिकाल के जो तत्व हैं, श्रृंगार परंपरा, राज्याश्रय की जो परंपरा है, वो सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया रीति ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका इनकी जो अन्यतम महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका है, और फिर है विज्ञान गीता। हमारे पाठ्यक्रम में हमें जो दिया गया है वो दी गई है रामचंद्रिका। ऐसा विश्वास है, ऐसा मानते हैं कि रामचंद्रिका की जो रचना है केशवदास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में की थी। और ये सत्य कथन है या कैसा है इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ये अफवाह भी है। और ये बात भी कही जाती है कि केशवदास ने एक रात में ही रामचंद्रिका का लेखन किया था। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं जिन्हें हम अध्याय भी कह सकते हैं। रामचंद्रिका में कितने हैं? 39 प्रकाश हैं जिन्हें हम कहें तो क्या है? 39 अध्याय हैं। केशवदास जी जो हैं उनकी जो रामचंद्रिका है अत्यंत चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसके संवाद योजना के कारण
इसमें निहित गंभीर अर्थ के कारण और भाषा सौष्ठव के कारण। इनकी जो संवाद योजना है वह बड़ी ही एक तरह से कह सकते हैं व्यंग्यात्मक है। ये सामान्य बातों को बड़ी ही गहराई से, बड़ी गंभीरता से कहते हुए प्रतीत होते हैं और कहीं कहीं इनकी संवाद योजना बड़ी ही क्लिष्ट भी बन गई है। इस संवाद योजना की क्लिष्टता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको केशवदास को केशवदास के बारे में कहा था कि इनको कभी हृदय नहीं मिला था, अर्थात इनकी भाषा में कोमलता और एक तरह से सरसता बहुत ही कम दिखाई देती है, संवादों में बड़ी ही क्लिष्टता दिखाई देती है। इसलिए इनके संवादों की क्लिष्टता के कारण, संवाद योजना के अर्थ गौरव के अर्थ वैशिष्ट के कारण इनको कहा था कि भाई इनको कभी हृदय नहीं मिला था। अब केशवदास जी जो हैं वो इस परंपरा को आरंभ करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम की परंपरा को आरंभ करते हैं और पाठ्यक्रम हमारा आरंभ होता है केशवदास से। हम सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों का एक साथ हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद रीति सिद्ध का करेंगे, फिर रीति मुक्त का करेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। उस पाठ्यक्रम के कवियों के दिए हुए कवियों के बाद हम अन्य कवियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा केशवदास के बारे में। रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, कैसे कवि हैं? अलंकारवादी कवि हैं। रचनाएं कौन सी हैं? रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है। सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रामचंद्रिका है। कब लिखी? तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने एक रात में इसकी रचना की थी। कितने अध्याय हैं? 39 अध्याय हैं, जिनको इसमें दिया गए हैं 39 प्रकाश। अब इनकी संवाद योजना कैसी है? बड़ी ही क्लिष्ट है। थोड़ी पढ़ने में क्या आता है, पाठक को थोड़ी समस्या या परेशानी आती है, और इस क्लिष्ट पद योजना के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था कि इनको कभी हृदय प्राप्त नहीं हुआ है। देखे, ये हुआ हमारा केशवदास के बारे में सामान्य परिचय, जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। अब हमारे पाठ्यक्रम में रामचंद्रिका के जो पद दिए हैं उनमें कौन कौन से हैं? एक तो है परशुराम संवाद। जब धनुष तोड़ते हैं श्री राम, तो उसके बाद क्रोधित होकर जब उनको पता लगता है परशुराम को कि भाई कि मेरे जो धनुष तोड़ा है वो किसका? शिव जी का धनुष है, परम आराध्य उनके गुरु का धनुष है। तो बड़े क्रोधित होते हैं और उनके मध्य परशुराम और लक्ष्मण के मध्य जो संवाद होता है बड़े ही रोचकता से, बड़ी ही सुंदरता से केशवदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रसंग दिया है पंचवटी का, कि पंचवटी की सुंदरता, उसकी प्राकृतिक शोभा का बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो हमारे सामने रामचंद्रिका पाठ्यक्रम में रामचंद्रिका के 2-3 प्रसंग दिए हैं। एक तो परशुराम संवाद है, दूसरा पंचवटी का वर्णन है। सरस्वती वंदना से ये आरंभ होता है और आगे परशुराम संवाद से होता हुआ पंचवटी पर यह समाप्त होता है। तो ये इसका हमें अध्ययन करना होगा। आगे देखें तो इसी काव्य धारा के दूसरे कवि हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर आते हैं, वो हैं देव। देखिए, देव जो हैं वो आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। अब ये दोनों ही जो कवि हैं, देखिए ये ओरछा नरेश के राज्याश्रित कवि थे और देव जो हैं वो अनेक राजाओं के आश्रय में रहे हैं। कभी कहीं, कभी दिल्ली, कभी कहीं, अनेक राजाओं का आश्रय इनको प्राप्त हुआ है। ये आचार्य और कवि दोनों ही परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, आचार्य की परंपरा में भी और कवि परंपरा में भी। ये कैसे कवि हैं? सर्वांग निरूपण कवि हैं। हमने पढ़ा था ये कैसे कवि हैं? अलंकारवादी हैं। लेकिन ये कैसे कवि हैं? अलंकारवादी। और ये कैसे हैं? सर्वांग निरूपण। सर्वांग निरूपण से तात्पर्य है कि काव्य के जो अंग हैं, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष आदि सभी का ये क्या करते हैं? लगातार सभी काव्यांगों का ये अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। किसी एक काव्यांग को लेकर नहीं, सभी काव्यांगों का प्रयोग इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। इसलिए इनको कैसा कवि माना गया है? सर्वांग निरूपण कवि। कौन है? देव। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास, अष्टयाम, जाति विलास, भवानी विलास, देव शतक, काव्य रसायन। कवि देव की बहुत सारी रचनाएं हैं।
इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी हैं, लेकिन सभी रचनाओं को प्रमाणिक नहीं माना गया। प्रमाणिक मानने वाली रचनाओं में प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने यहां पर लिखा है। भावविलास और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह करने में ये बिल्कुल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। नायक नायिका के श्रृंगारिक चित्र को प्रस्तुत करने में, अपने राज्याश्रित कवि के गुणगान में, प्रकृति चित्रण में और भक्ति परंपरा में श्रृंगारिक परंपरा का निर्वाह करने वाले कवियों में देव अत्यंत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो देव जो है, आज हम दोनों कवियों के बारे में कर रहे हैं, केशवदास और देव। जो देखिए हमने पढ़ा था यहां पर कि रामचंद्रिका में क्लिष्ट संवाद योजना है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। अर्थात यहां इनका जो भाषा सौष्ठव है, भाषा का जो अर्थ गौरव है, बहुत ही श्रेष्ठ है, अच्छा है। और दोनों ही जो कवि हैं, एक बात सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि रीति काल की जो भाषा है वो कौन सी है, वो है, उसके बारे में शायद हमने विशेषता में नहीं लिखा था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि रीति काल में सबसे जो चर्चित भाषा है, चर्चित मतलब जो प्रधान भाषा है, वो कौन सी है, ब्रज भाषा। रीति काल की प्रधान भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का ही प्रयोग केशवदास करते हैं, ब्रज भाषा का ही प्रयोग देव करते हैं, और रीति काल के समस्त कवि जो हैं वो रीति अपने काव्य रचनाओं में किसका प्रयोग करते हैं, ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखें तो देव कवि जो हैं उनकी रचनाएं ये हैं प्रमुख। हमने पढ़ा भावविलास, जिसमें इन्होंने विविध प्रकार के नायिका के भावों का यहाँ बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया है। अष्टयाम है, 8 प्रकार के जो अपने पहर हैं उनमें क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं उनका यहाँ वर्णन किया है। जाति विलास है, भवानी विलास, देव शतक, काव्य रसायन, काव्यांगों के बारे में यहाँ पर अध्ययन प्राप्त इन्होंने वर्णन दिया है। तो हम देखें तो दोनों ही कवियों का हम अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं, केशवदास और देव। दोनों ही किस धारा से जुड़े हुए हैं, कौन सी धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। हमें प्रश्न पत्र में इनकी काव्य रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों की रचनाओं के बारे में लिखो। उनकी 2 रचनाएं लिखिए। अब उनकी 2 रचनाएं हम लिखें तो इन दोनों रचनाओं में कोई सी भी इनमें से लिखकर हम अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने 2 कवियों के बारे में पढ़ा है, केशवदास और देव। इनकी जो रचनाएं हैं वो विस्तृत बहुत सारी हैं, लेकिन हमें सभी रचनाओं के बारे में अध्ययन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ना ही इनके जन्म मृत्यु के बारे में हमें ज़्यादा कोई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्यों, हमें जो पाठ्यक्रम में दिया गया है वो दिया गया है कि भाई इनका जो देव है वो किस धारा से जुड़े हुए हैं, और देव कवि जो हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। उनमें से किन्हीं 2 या 3 रचनाओं के नाम बताइए। तो इस प्रकार से आज हम दोनों कवियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए, केशवदास के साथ साथ अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए भूषण के बारे में भी हम अध्ययन प्राप्त करते हैं कि भूषण जो हैं वो भी हमारे पाठ्यक्रम में, उनको भी हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। देखिए अगले कवि हैं हमारे, वो हैं भूषण, ठीक है। और भूषण जो कवि हैं उनके भी अनेक राजाओं के आश्रय में रहे हैं, लेकिन सबसे प्रिय जो इनके राजा रहे हैं वो रहे हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रसाल इनके प्रिय राजा रहे हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में हम देखें तो इनकी रचना है प्रमुखतः शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। दूसरी है शिवा बामनी, शिवा बामनी। अगली है इनकी रचना, वो है छत्रसाल दशक। देखिए इनकी भूषण जो है, देखिए रीति काल के एक ऐसे अन्यतम कवि हैं जिन्होंने रीति परंपरा का भी निर्वाह किया,
रीति परंपरा का निर्वाह किया, लेकिन साथ ही ये अपने इस परंपरा से हटकर एक ऐसे कवि के रूप में सामने आते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि रीति काल के वीर रस के कवि कौन हैं? भूषण हैं। ये दोनों ही राजाओं से बड़े प्रभावित थे, शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के समय औरंगजेब का बड़ा ही आतंक था और औरंगजेब जो था उसने हिंदू धर्म को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। तो उसके लिए हिंदू जाति को जागृत करने के लिए, हिंदू धर्म में नया एक जोश और जागरण उत्पन्न करने के लिए भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल दोनों के प्रति अपनी जो विचार हैं, संवेदना है, उनको बड़े ही वीरता के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। इनकी 3 रचनाएं हैं। शिवराज भूषण जो एक अलंकारिक ग्रंथ है, ध्यान रखना, शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है? अलंकार से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, अलंकारिक ग्रंथ है। अलंकारों का, विविध प्रकार के अलंकारों का यह वर्णन किया गया है। दूसरा है शिवावामनी जो शिवाजी पर आधारित है, शिवाजी के जीवन पर, और दूसरा एक है छत्रसाल दशक जो राजा छत्रसाल की वीरता को यहाँ प्रदर्शित करता है। तो जो भूषण हैं वो रीति काल के राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं, कि रीति काल में जहाँ पर सभी कवि नायक नायिका के श्रृंगार में लगे हुए थे, दरबारी काव्य को विस्तृत बनाने में लगे हुए थे, उस वातावरण में एक कवि ऐसे भी हैं भूषण जिन्होंने सोई हुई हिंदू जाति को जगाने के लिए मुस्लिमों के आक्रमण से हिंदू जाति को बचाने के लिए अपनी जो लेखनी है वो इस प्रकार चलाई कि हिंदू जो जाति है वो अपने अस्तित्व को पहचाने और जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, उनका विरोध करना सीखे। इसके साथ साथ ये अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दोनों ही राजाओं की वीरता का वर्णन करते हुए भी ये नजर आते हैं। इन दोनों ही राजाओं के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में पद दिए गए हैं, छंद दिए गए हैं, जिनका अध्ययन हम आगे विस्तृत रूप में करेंगे। तो आज हमने 3 कवियों के बारे में अध्ययन प्राप्त किया, केशवदास, देव और भूषण। भूषण रीतिकाल के किस प्रकार के कवि रहे हैं? वीर रस के कवि रहे हैं, राष्ट्रीय कवि भी रहे हैं। इन्हें बहुत सारे कवियों ने जातीय कवि भी माना है। जातीय कवि अर्थात हिंदू जाति के बारे में ज़्यादा बखान करने के लिए इनको जातीय कवि भी कहा गया है। लेकिन यदि हम देखें तो इन्होंने रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह किया अपने कौन से ग्रंथ से? शिवराज भूषण से। फिर अगली रचना है शिवावामनी और छत्रसाल दशक। दोनों ही रचनाओं, दोनों ही जो अपने इनके प्रिय राजा थे उनके बारे में इन्होंने बहुत ही वीरतापूर्ण और बड़ा ही सुंदर चित्र अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। आज हमने 3 कवियों के बारे में अध्ययन प्राप्त किया है। आगे हम इस धारा से जुड़े हुए अन्य कवियों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे और लगातार इन रीति सिद्ध के, इसके बाद रीति सिद्ध कवि है आएंगे, रीति मुक्त आएंगे। उसके बाद फिर हम काव्य गुण और हमारे जो व्याकरण से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसको हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद।